नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में जिस उमर खालिद ने साजिश रची थी, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और अमरावती में हेट स्पीच देने में भी नहीं चूके, उसे कोर्ट ने जमानत मिल जाए इसके लिए कई दलीलें दी गई। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें जमानत याचिका में कुछ ऐसा खास नहीं दिखता जिसके दम पर जमानत दी जाए, इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। बड़ा सवाल, कोर्ट ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा, इसके पीछे की क्या वजह रही? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि आपकी जमानत याचिका में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि हम आपको जमानत दें, इसलिए ये याचिका खारिज होती है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ऐसा तलवार चलाया कि एक साथ कई सारे लोगों के कलेजे को वो चीरता हुआ निकल गया। ये इस्लामी जिहादी आतंकी उमर खालिद, इसको कोर्ट ने जमानत इसकी रिजेक्ट नहीं की। ऐसा जजमेंट दिया है 52 पेज का कि जिसमें कुछ लाग लपेट की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये जो फैसला हाईकोर्ट का है, आप ये समझ लीजिए, कभी तो ट्रायल होना बाकी है, उसमें इस जजमेंट को कोट किया जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये उमर खालिद टेररिस्ट है। क्या है? टेररिस्ट है। तो ये जो कांग्रेसी, ये केजरीवाल, ये वामपंथी और हाँ बहुत सारे मीडिया वाले, इंडियन एक्सप्रेस एक आर्टिकल छपा था जी, उमर खालिद इज माय सन। आतंकी को बेटा बनाकर उसको यूलिजाइज करना, यह विपक्ष का असली चेहरा। एक और टेररिस्ट पकड़ाई थी गुजरात में, इनकाउंटर कर दिया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जिहादी थी, प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए गुजरात उसको भेजा गया था, इसका बाकायदा आतंकी संगठनों ने लिया। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा तो मेरी बेटी थी इशरत जहां। तो ये जो बेटा इनका टेररिस्ट निकल रहा है, बेटियां इसकी जो टेररिस्ट निकल रही है, हाईकोर्ट ने क्या कहा? इधर उधर की बातें आज करूंगा ही नहीं जी। सीधे सीधे जजमेंट में कुछ पॉइंट्स में लेकर के आया हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, साफ साफ खत्म। कोर्ट ने कहा द प्रोटेस्ट प्लान्ड वॉज नॉट अ टिपिकल प्रोटेस्ट normal in political culture or democracy, but one far more destructive and injurious, geared towards extremely grave consequences. मतलब ये सीए का जो प्रोटेस्ट था, ये कोई आम डेमोक्रेसी में जो प्रोटेस्ट होता है वो नहीं था। भयानक कॉन्स्पिरेसी थी, दंगा भड़काने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था, ये कोर्ट कह रहा है जी। हाई कोर्ट जजमेंट में किस तरह का नेचर था? कोर्ट कहते हैं द अटैक ऑन द पुलिस पर्सनल बाय वुमेन प्रोटेस्टर्स इन फ्रंट ओनली followed by other ordinary people and engulfing the area into a riot is the epitome of such premeditated plan. As such, the same would prima facie be covered by the definition of terrorist act. जी। कि ये जो पुलिस वालों के ऊपर हमला यमुना बिहार पे हुआ, शुरू महिलाओं ने की, फिर उसके बाद आतंकी घुस गए, और बाकायदा इसमें तो दिया हुआ है द वेपन यूज्ड, द मैनर ऑफ अटैक एंड द रिजल्टेंट डेथ डिस्ट्रक्शन cause indicates that it was pre-planned. पूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने किया था सब कुछ।
और ये क्या है? टेररिस्ट एक्ट है। जी। तो टेररिस्ट एक्ट को करने वाला कौन? टेररिस्ट। जी। अरे राम, इनके ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को तो आज नींद नहीं आएगी। ये दूसरा झटका है 2 दिन में। जी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, वो साईं बाबा, नक्सली, और ये सब देखिए, बात समझ लीजिए, ये वामपंथी के चेहरे में आते हैं, कोई जिहादी, कोई पीएफआई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाइना से पैसा खाते हैं, पाकिस्तान की दलाली करते हैं। ये जिहादी और नक्सली, ये दोनों को टर्मिनस हैं आज की तारीख में। जो पीएफआई बोलेगा यही नक्सली करेंगे, जो नक्सली कहेगा वही पीएफआई करेंगे। जी। वेपन, ट्रेनिंग, पैसा, सबका सोर्स सेम। इनका एक ही एम है, भारत को टुकड़े टुकड़े कर दो। और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल हिंदुस्तान को तोड़ने में करते हैं। सिंपल सी बात कुछ भटके हुए लोगों को समझ में नहीं आती। और किस तरह से ये लोग पेनिट्रेट कर गए। ये तो बीजेपी वाले इनको बढ़िया से डंडा पे रखते हैं, इसलिए उधर सटते नहीं हैं। अदरवाइज मनीष तिवारी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो, यूपीए के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। उन्होंने क्या कहा? एक ट्वीट में इशारों में सब कुछ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनको इन वामपंथियों ने, जिहादियों ने अपने भ्रम जाल में कैद कर रखा है। दे हैव पेनिट्रेटेड इनटू दैट। यह आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल क्या है? इसकी हैसियत पाकिस्तानी दलाल से कुछ ज्यादा नहीं है। जी। ऐसे नहीं पूछ लेता भाई, आर्मी वाले ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, देखिए ये लोग पूछ लेंगे सबूत कहां है, सबूत कहां है? क्यों? कि ये जो मुसलमानों के अंदर भ्रम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, यहां कुछ होगा, पाकिस्तान साथ में आ जाएगा, इस तरह की बातें। आपको याद होगा ये माइनॉरिटी विभाग का हेड बना रखा था केजरीवाल ने, उसने ट्वीट किया था, फिर इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सवाल, ये तो जब पूछते हैं ये लोग, देखिए तस्वीरें आ रही है गुजरात चुनाव में, ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, इस तरह के लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट को धंधा बना रखा है, उसके साथ गोपाल राय की तस्वीर आ रही है, तो केजरीवाल की आ रही है, मनीष सिसोदिया का आ रहा है, और बनाया है किसको? गुजरात का चीफ गोपाल इटालिया को। वही वो इन्हीं लोगों के साथ का यही टुकड़े टुकड़े गैंग, यही खालिद, उमर खालिद, और ये कन्हैया कुमार पहुंच गया बीजेपी कांग्रेस पार्टी में। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर, और अभी भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहा है। भारत जुटा हुआ है, ये कंफ्यूजन कहां से आ गया आपको? तो खैर आगे कोर्ट ने क्या लिखा? एक्ट्स विच threaten the unity and integrity of India and cause friction in communal harmony and creates terror in any section of the people by disturbing the social fabric is also a prarai, a terrorist act. जी। कि तुम्हारे एक्शन से समाज के किसी भी वर्ग को दहशत फील होने लग जाए तो वो टेररिज्म के डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। और ये जो पूरी कार्रवाई सीए के नाम पे हुई, ये सब टेररिस्ट हैं। खुद टेररिज्म नहीं करेंगे तो टेररिस्टों के स्टेज को सुशोभित करने का काम करते हैं। इसलिए ये भीमा कोरेगांव में, अमरावती में, यस उमर खालिद के भाषण को देखिए, इनके वकील ने कहा कि देखिए तो क्रांतिकारी है, एक्टिविस्ट है। तो जैसा आपने जजमेंट में पूछा, डाला भी, भाई क्या तर्क दे रहे हो? कौन रिवॉल्यूशन? कैसा रिवॉल्यूशन? और जो जेएनयू में लोगों को जो पागल बना रखा है तुम लोगों ने, रेवोल्यूशन का मतलब भी मालूम है? ये लोगों को बकायदा फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं, क्रांतिकारी, क्रांति लाएंगे, क्रांति।
जब मैं जेएनयू में स्टूडेंट हुआ करता था तो वामपंथियों को ऐसे ही इनको मुर्गा बना करके मैं पूछता था, भाई क्रांति कहाँ तक आई, मुनिरका तक पहुंची, वसंत विहार तक पहुंचा, ये तुम्हारी क्रांति भंडलबाज लोगों के दिमाग को दूषित करके, और जिस पार्टी से ये जेएनयू में राजनीति करता था वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीआई माओइस्ट, जिसका साईं बाबा आइडियोलॉग, दुनिया का 4th टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे खतरनाक लिस्ट में से। इसके ऊपर सिर्फ 3 ही हैं, आईएसआईएस, अलकायदा एंड बोको हरम। 4था नंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। कोई बताएगा नहीं, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है दिल्ली के अंदर में, इस बात को रिवील ही नहीं करेगा कभी। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब इनकी मिली भगत। जज साहब ने सही पकड़ा है। वो जो कबड्डी में होता है ना, कभी कभी जो खिलाड़ी घुस जाता है वो कायदे से टांग को पकड़ लिया जाता है, वो टस से मस नहीं। इस जजमेंट में सही पकड़ा गया। हम लोग भाई कौन सा रेवोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक सेटअप में रेवोल्यूशन जो है वो रिडंडेंट हो गया, और जिस पार्टी में है वो तो वायलेंट रेवोल्यूशन करते हैं जी। तो जज साहब ने इनके वकीलों को समझाया कि सुनो, रेवोल्यूशन का मतलब ही वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है वायलेंस का एलिमेंट, इसलिए जहां शांति से क्रांति आती है उसके लिए आगे एक एडजेक्टिव लगाया जाता है कि ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन है जी। और अगर सिर्फ रेवोल्यूशन है, सिर्फ क्रांति है, तो वो खूनी, तो इस देश में संविधान वगैरह नहीं है क्या, या खून खराबा करने के लिए क्यों आपको छूट दी जाए। जजमेंट में लिखा, डिफरेंट रोल्स वेर ascribed टू डिफरेंट पीपल इन कैरिंग आउट द सेड कॉन्स्पिरेसी। बोला हर लोगों का काम अलग अलग था जी। कोई भाषण देकर भड़का रहा है, तो कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो कोई व्हाट्सएप बना रहा है, तो कोई लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ये सब ताहिर हुसैन लोगों को इकट्ठा कर रहा था। सीए वहां पे दादी नानी चाची आ रही है, टीवी वाले, बरखा दत्त लगी पड़ी थी वो 2 लड़कियों को, जामिया के स्टूडेंट को मैस्कॉट बनाने में, मिल गया। तो उसने कहा कि भाई हम अल्लाह का कानून मानते हैं, सिर्फ गए समझाने के लिए, कभी चुप रहो, हम लोगों को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इसमें बिलीव करना पड़ेगा, संविधान में बिलीव करना पड़ेगा। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं पीएफआई की हूं, हम सिर्फ शरिया को जानते हैं, ये क्या है हिंदुस्तान का संविधान और ये। और उन लोगों को लीड करने वाला, माइंड को पल्यूट करने वाला यही सरजिल इमाम और उमर खालिद। यही तो पूरा एक जेएनयू का वार्ड जजमेंट में बताया गया कि जेएनयू में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जी, जिसमें सारा कोऑर्डिनेशन होता था। उसमें नाम था जेएनयू के स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेकर के, लेकिन जेएनयू के बाहर के भी लोगों को उसके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। सारे जगह इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं इस टेररिस्ट उमर खालिद के। तो क्यों दिया जाए, क्यों दिया जाए? Name of the appellant finds recurring mention from the beginning of the conspiracy till the culmination of the ensuing riots। ये जजमेंट में लिखा हुआ है, शुरुआत से ही किससे किससे बात कर रहा, नहीं कर रहा, सारा चीज डाटा है। द cumulative statement of the protected witnesses indicates the presence and active involvement of the appellant in the protest engineered against the CA-NRC। Admittedly, these protests metamorphosed into violent riot in February 2020। बोले इसी की वजह से, यही लोगों की वजह से, ये शाहीन बाग में जो बैठे हुए थे ना, ये पाकिस्तान के दलाल जी, हाथ में संविधान और भारत का नक्शा बिठा करके, इनकी वजह से ये दंगा भड़का। दिस इज व्हाट
दिस जजमेंट इज सेइंग कि सारी चीजों का कल्मिनेशन वो दिल्ली दंगे में हुआ. These protests and riots prima facie seems to be orchestrated at conspirational meetings held from December 2019 till February 2020. जी. कोई मन की बात नहीं कर रहा मैं. ये जजमेंट में दिया हुआ है कि दिल्ली दंगे का जिम्मेदार यही लोग हैं और इसलिए द कोर्ट एक्सप्रेसेस the inescapable conclusion that allegations against the appellant मतलब उमर खालिद are prima facie true. सड़क जेल के अंदर बहुत नौटंकी हो गया इन लोगों का. अब जाएं सुप्रीम कोर्ट, अपील करें, लेकिन इस तरह के दहशतगर्दों को बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है. ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं. ये सब दलाल हैं हिंदुस्तान के दुश्मनों के. कोई नहीं कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा. लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया था, जब इसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था, सज्जल इमाम को गिरफ्तार किया गया था, ये पिंजरा बंद क्या पता नहीं कौन कौन, पता नहीं क्या क्या तमाशा ये लोग करते हैं. दिल्ली में समर्थन केजरीवाल का, केजरीवाल इसके केस को साइन ही नहीं कर रहा था. पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला हुआ है आतंकियों को. यह अजीबोगरीब मुल्क है और देश की जनता को अपने आंख नाक कान खोल के रखने पड़ेंगे कि ये जो सड़क छाप किस्म की राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज और उसके लीडर्स इन आतंकियों को जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते हैं, उनको देश की जनता का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए. अगर आप उनके साथ खड़े हैं, उनको समर्थन देते हैं, उसको जरा सा भी डिफेंड करते हैं, इसका मतलब है कि आप भी गद्दारों की सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं. दैट्स इट. जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए. धन्यवाद. अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर ये वामपंथी देश को भड़काऊ भाषण देकर भड़काते रहते हैं. देश में आग लगाने की बात करते हैं, दंगों की साजिश रचकर आजादी पाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं. ऐसी बातें करने वाले को देशद्रोही, आतंकी ही कहा जाएगा. लेकिन जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ लोगों को मिर्ची सी लग जाती है. लेकिन उमर खालिद को जमानत ना देकर कोर्ट ने फैसला तो सही किया, लेकिन इस मास्टरमाइंड देशद्रोही को जेल की सजा नहीं बल्कि ऐसी सजा होनी चाहिए जो देश के लिए एक उदाहरण बने. क्या सजा तय होनी चाहिए इन जैसे आतंकियों के लिए? सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में बताइएगा. फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे. बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ. नमस्कार.